हर दिन हमारी ज़िंदगी में कई लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। हम बात करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, दूसरों के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं और कई बार यह सोचते हैं कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। इन्हीं ह्यूमन इंटरेक्शंस और सोशल बिहेवियर को समझने के लिए ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट माइकल अर्गले ने अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ इंटरपर्सनल बिहेवियर लिखी है। यह किताब इस बात का अध्ययन करती है कि जब दो या दो से अधिक लोग एक साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनके थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस किस तरीके से प्रभावित होते हैं। किताब का मुख्य विषय है इंटरपर्सनल बिहेवियर, यानी लोगों के बीच होने वाला व्यवहार। इसमें बताया गया है कि ह्यूमन बिहेवियर केवल वर्ड्स से नहीं बल्कि इसमें कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस टोन, सोशल सिचुएशंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस और कल्चरल बैकग्राउंड। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो दोनों के बीच एक सोशल इंटरेक्शन शुरू होती है। इस इंटरेक्शन में दोनों लोग एक दूसरे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, उसी के आधार पर रिस्पॉन्स देते हैं। किताब के अनुसार सोशल इंटरेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हमारा बिहेवियर केवल हमारी पर्सनालिटी से नहीं बल्कि सिचुएशन से भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ अलग तरीके से बिहेव करता है, लेकिन वही व्यक्ति किसी ऑफिशियल मीटिंग में अलग बिहेवियर शो करता है। इसका रीज़न है कि हर सोशल सिचुएशन में कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। समाज में अलग अलग रोल्स होते हैं, जैसे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप, मैनेजर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशनशिप। हर रोल के साथ कुछ बिहेवियर जुड़े होते हैं। लोग अक्सर उन्हीं एक्सपेक्टेशंस के अनुसार अपना बिहेवियर एडजस्ट करते हैं। पार्ट 3 में ऑथर ने कम्युनिकेशन एंड ह्यूमन बिहेवियर के बारे में लिखा है। किताब में कम्युनिकेशन को इंटरपर्सनल बिहेवियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। कम्युनिकेशन केवल बोलने तक सीमित नहीं, इसके दो मुख्य भाग होते हैं। पहला, वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, जैसे बातचीत, क्वेश्चन पूछना, इंफॉर्मेशन शेयर करना। दूसरा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें बिना शब्दों के मैसेज भेजे जाते हैं, जैसे चेहरे के एक्सप्रेशंस, हाथों के गेस्चर्स, शरीर की पोजीशन और आंखों का कॉन्ट्रैक्ट और आवाज का तरीका। कई बार व्यक्ति के शब्दों और उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग अलग तरीके के मैसेज दे सकते हैं। इसलिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में दोनों का अपना महत्व है। लेखक चौथे भाग में बात करता है नॉन वर्बल बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज के बारे में। माइकल आगे लिखते हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल बिहेवियर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब लोग इंटरेक्ट करते हैं तो वे केवल शब्दों से ही नहीं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते, बल्कि उनका शरीर भी कई तरीके के संकेत देता है। नॉन वर्बल बिहेवियर के कुछ मुख्य तत्व हैं। पहला, फेशियल एक्सप्रेशंस, जैसे चेहरे के भाव इमोशंस को व्यक्त करते हैं।
खुशी, दुख, गुस्सा, आश्चर्य, डर। कई बार व्यक्ति कुछ बोले बिना ही अपने इमोशंस चेहरे के माध्यम से दिखा देता है। दूसरा, आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट सोशल इंटरेक्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोग आंखों के माध्यम से ध्यान, इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंस, इमोशंस जैसी कम्युनिकेट करने की विधियां खोज लेते हैं। इसमें तीसरा महत्वपूर्ण अंग है गेस्चर। हमारे हाथों और शरीर की मूवमेंट्स भी कम्युनिकेशन का एक हिस्सा होते हैं। हाथ हिलाना, सिर को हिलाना, किसी चीज की ओर इशारा करना। अलग अलग कल्चर्स में गेस्चर्स के अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं। और चौथा, पोस्चर एंड बॉडी मूवमेंट। व्यक्ति किस तरीके से बैठता है, खड़ा होता है या चलता है, यह भी उसके बिहेवियर को प्रभावित करता है। बॉडी पोस्चर से सोशल सिचुएशंस में व्यक्ति के एटीट्यूड और फीलिंग्स के हमें संकेत मिल सकते हैं। पांचवें भाग में किताब हमें सोशल रिलेशनशिप और अट्रैक्शंस के बारे में बताती है। किताब में ह्यूमन रिलेशनशिप को इंटरपर्सनल बिहेवियर का एक महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। लोगों के बीच रिलेशनशिप कई फैक्टर्स के आधार पर विकसित होते हैं। नंबर 1, सिमिलरिटी। अक्सर लोग उन व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जिनके विचार, जिनके इंटरेस्ट या वैल्यूज मिलते जुलते हैं। समानता के लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। नंबर 2, फैमिलियरिटी। जिन लोगों से हम बार बार मिलते हैं उनके साथ हम फैमिलियरिटी बढ़ाते हैं। बार बार इंटरेक्शन होने से लोगों के कनेक्शंस विकसित हो जाते हैं। नंबर 3, सोशल एक्सचेंज। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे के साथ बेनिफिट्स और कॉस्ट्स को अनुभव करते हैं। लोग अक्सर उन रिलेशनशिप को बनाए रखते हैं जिनमें उन्हें पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। चौथा, कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओपन कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम कर सकता है और रिलेशनशिप को भी प्रभावित करता है। किताब यह भी बताती है कि व्यक्ति का बिहेवियर केवल उसकी पर्सनालिटी से तय नहीं होता, बल्कि उसके आसपास के लोगों और सोशल इन्वायरमेंट से भी प्रभावित होता है। ग्रुप इन्फ्लुएंस। जब कोई व्यक्ति ग्रुप में होता है तो उसका बिहेवियर बदल जाता है। ग्रुप में लोग दूसरे के ओपिनियंस को कंसीडर करते हैं, ग्रुप नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, अपने बिहेवियर को दूसरों के लिए एडजस्ट करते हैं। सोशल रोल्स। हर व्यक्ति समाज में अलग अलग रोल्स निभाता है, जैसे स्टूडेंट, एम्प्लॉय, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर। हर रोल के साथ कुछ एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स जुड़े होते हैं। व्यक्ति अक्सर अपने रोल के अनुसार बिहेवियर करता है। इंटर रिलेशन में कभी कभी डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के कारण होते हैं अलग अलग ओपिनियंस, गलत कम्युनिकेशन और अलग एक्सपेक्टेशंस। किताब के अनुसार कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि लोग सिचुएशंस को किस तरीके से परसीव करते हैं। वही कॉपरेशन तब होता है जब लोग किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए साथ साथ मिलकर काम करते हैं। कॉपरेशन में कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की भूमिका काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। माइकल आगे लिखते हैं कि सोशल सिचुएशंस में लोग यह ध्यान रखते हैं कि दूसरे लोग उन्हें किस तरीके से देखते हैं, जिसे सेल्फ
प्रेजेंटेशन कहा जाता है। सेल्फ प्रेजेंटेशन का मतलब है कि व्यक्ति सोशल सिचुएशन में अपने बिहेवियर को किस तरीके से प्रस्तुत करता है जिससे दूसरे के सामने उसकी एक विशेष इमेज बनती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ अलग तरीके से बिहेव करता है और किसी फॉर्मल मीटिंग में अलग तरीके से। यह बदलाव सिचुएशंस और सोशल एक्सपेक्टेशंस के अनुसार होता है। लोग अपने बोलने के तरीके, कपड़ों, बॉडी लैंग्वेज, बातचीत के स्टाइल के माध्यमों को दूसरों पर इम्प्रेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किताब में सोशल स्किल्स को सफल इंटरपर्सनल बिहेवियर का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। सोशल स्किल्स वे एबिलिटीज होती हैं जिनकी मदद से व्यक्ति दूसरों के साथ प्रभावी तरीके से इंटरेक्ट कर पाता है। इसमें शामिल होता है नंबर 1, लिसनिंग स्किल्स। अच्छा कम्युनिकेशन केवल बोलने से नहीं बल्कि दूसरों को ध्यान से सुनने से भी बनता है। जब व्यक्ति दूसरे की बात सुनने की कोशिश करता है तो इंटरेक्शन बेहतर होता है। दूसरा है कन्वर्जेशन स्किल। बातचीत में कई महत्वपूर्ण चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे समय पर बोलना, प्रश्न पूछना, इंफॉर्मेशन शेयर करना और दूसरे की प्रक्रिया को समझना। तीसरा है एम्पैथी। एम्पैथी का अर्थ है दूसरे के थॉट्स और फीलिंग्स को समझने की कोशिश करना। यह इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और चौथा है फीडबैक। सोशल इंटरेक्शन में लोग एक दूसरे के बिहेवियर पर प्रतिक्रिया देते हैं। यह फीडबैक व्यक्ति को अपने बिहेवियर को समझने और उसे ठीक करने में मदद करता है। माइकल आगे बताते हैं कि इंटरपर्सनल बिहेवियर पर कल्चर का भी प्रभाव पड़ता है। अलग अलग सोसाइटीज़ में कम्युनिकेशन स्टाइल्स, गेस्चर, सोशल रूल्स, रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशंस अलग हो सकती हैं। एक बिहेवियर जो किसी कल्चर में नॉर्मल माना जाता है दूसरे कल्चर में अलग तरीके से समझा जा सकता है। इसलिए ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड को ध्यान में रखना जरूरी है। द साइकोलॉजी ऑफ इंटरपर्सनल बिहेवियर ह्यूमन इंटरेक्शन को समझने वाली किताब है। यह किताब बताती है कि लोगों के बीच होने वाला बिहेवियर कई फैक्टर से प्रभावित होता है। कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, सोशल सिचुएशन, रिलेशनशिप, ग्रुप इन्फ्लुएंस, कल्चर और सोशल स्किल। मानव व्यवहार केवल व्यक्ति की पर्सनालिटी का परिणाम नहीं होता बल्कि उसके आसपास के लोगों और इन्वायरमेंट से भी प्रभावित होता है। इंटरपर्सनल बिहेवियर को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम देखें लोग कैसा कम्युनिकेट करते हैं, कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं और सोशल सिचुएशन में अपना व्यवहार बदलते हैं। इस किताब का मुख्य विषय यही है, इंसान एक सोशल बीइंग है और उसके थॉट्स और इमोशंस, एक्शंस दूसरे के साथ इंटरेक्शन से प्रभावित होते हैं।